अखिलेश यादव बोल रहे थे। इनसे पहले गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी कांग्रेस पार्टी से और आज की इस चर्चा की शुरुआत वक्फ अमेंडमेंट बिल पर की थी किरण रिजिजू ने। तीनों ने अपने अपने तर्क दिए। अखिलेश यादव ने घोषणा की हम इस बिल के विरोध में वोट डालेंगे। कहानी कुर्सी की का समय है वैसे, लेकिन आज संसद की चर्चा भी आप सुन रहे थे। इसी दौरान विनोद अग्निहोत्री जी, आरती टिक्कू जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर अच्छी चर्चा है, मतलब आज देश को जानने को मिलेगा कि भाई जिसको आपत्ति है तो क्यों है इस अमेंडमेंट बिल से और सरकार क्यों लाना चाह रही है। काफी जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी। चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने मंत्री जी ने, किरण रिजिजू साहब ने भी बहुत बेहतर तरीके से उन सारे तथ्यों को गिनाया कि सरकार किस वजह से बिल लेके आई है, वो कारण भी गिनाए। और उसके बाद गौरव गोगोई जी ने विपक्ष का पक्ष रखा कि पुराने बिल में जो है, पुराने कानून में कुछ प्रावधान थे लेकिन उनका आपने उल्लेख नहीं किया, जैसे हाईकोर्ट जाने का प्रावधान, और उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन सबसे मजेदार भाषण तो रविशंकर जी का और अखिलेश जी का हुआ अभी तक जो हुआ है। रविशंकर जी ने जिस तरह से बात रखी और साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी कि भाई अभी भी वक्त है, चेत जाओ, समझ जाओ, हारते चले जा रहे हो लेकिन फिर भी जो है अभी तक अपना जनता का मूड नहीं समझ पा रहे हो। तो उनकी शैली बड़ी अच्छी लगी। जो अखिलेश जी तो कुंभ पर भी बोल रहे, वो इस दौरान ईद पर भी बोल लिए। अखिलेश जी का भाषण पूरा चुनावी राजनीतिक भाषण था। उन्होंने अपने मुद्दे एड्रेस किए, आखिर में पीडीए पे भी आ गए कि पीडीए जो है सबको जो है वो करेगा, और कुंभ की बात भी कर दी उन्होंने। योगी जी तो उनके निशाने पे रहते ही हैं, चूंकि मुकाबला योगी जी से ही 2027 में होना है, तो उन्होंने उनको भी निशाने पे लिया। साथ के साथ जयंत चौधरी की तरफ भी पासा फेंकी दिया उन्होंने। हाँ, ये हमारे साथ थे, हमारे साथ थे, उधर चले गए और कब हाथ मिल जाए फिर से, ये भी उन्होंने कह दिया। तो अखिलेश जी का पूरा भाषण राजनीतिक था। वो वक्त पर कम, जो आगे की उनकी राजनीति है 2027 की, उस पर ज्यादा फोकस था। हालांकि जैन जी के अपने 2 सांसद हैं, लेकिन उन पर कोई असर होने वाला नहीं। वो कह चुके हैं कि मैं सरकार के साथ वोट करूंगा। लेकिन अगर आप कहें डिटेल क्रिटिसिज्म किसी ने किया आज चर्चा में इस बिल का, तो वो गौरव गोगोई थे। और वो पहली बात जो उन्होंने कही कि ये सरकार झूठ बता रही है देश को कि ये जो मौजूदा कानून था वक्फ का, जिसमें ये अमेंडमेंट लाई जा रही है, वो कोई बड़ा ड्रैकोनियन, बड़ा राक्षसी टाइप कानून था कि जहां उंगली रख दे वक्फ वहां वही जमीन हमारी हो गई, वही प्रॉपर्टी हमारी हो गई, और उसको कोई चुनौती भी नहीं दे सकता, यही बताया गया। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले भी लोग अदालतें, हाईकोर्ट जा सकते थे, आपने उसको और सुगम कर दिया, इतना ही किया है। नहीं, मुझे लगता है कि अपना पक्ष रखते हुए तो गौरव गोगोई को ये सब कहना ही चाहिए। लेकिन एक तो ये कि देश के सब लोग ये डिबेट सुने जो संसद में, लोकसभा में चल रही है, और 2-3 बातें हैं जिसको पॉइंट आउट करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में जो आज की विपक्षी पार्टी है, जो लंबे समय तक सत्ता में रही, कांग्रेस की अगुवाई वाली, इन पार्टियों को फ्रॉड सेकुलरिज्म की गंभीर कैंसर जैसी बीमारी हो गई है। ये पूरा मतलब जिसको कहते हैं जैसे कैंसर के मरीज को खून निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उससे कम पे ठीक नहीं होने वाले। 2-3 उदाहरण। आज पता नहीं कौन सा संदर्भ वाक्या लेकर अखिलेश यादव हनुमान जी की भी जाति और धर्म कुछ खोजने लगे। हाँ। मतलब कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ईश्वर जाने। फिर उन्होंने क्या कह दिया, आज उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया जो इस्लाम के लोग भी नहीं दे पाते हैं। सुन्नी शिया का लखनऊ में होने वाला विवाद भाजपा की सरकार आने के पहले हर बार मारामारी होती थी, और अखिलेश यादव लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं इस्लाम में तो सब एक बराबर हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बांटना चाहते हैं। तो जब आरक्षण की बात आती है तो क्यों भाई फिर मुसलमानों को आरक्षण देते हो, वहां तो सब बराबर हैं। ये यहां तो आरक्षण का बहुत सीधा सा मतलब था कि एक वर्ग है जिसको किसी ने उनका अधिकार नहीं दिया, वंचित, शोषित। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। और उससे आगे जरा सोचिए, गौरव गोगोई वहां उपनेता हैं सदन में कांग्रेस की तरफ से, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरे यही तो सेकुलरिज्म है कि गैर मुस्लिम भी वहां जमीन दे सकता है, वक्फ कर सकता है। इससे बड़ा नॉनसेंस कुछ हो सकता है? अल्लाह को मानने वाला ही अल्लाह के लिए देगा ना, जो अल्लाह को मानेगा नहीं वो अल्लाह के नाम पर क्यों देगा? वो ये कर सकता है, हम भारत के संविधान में निष्ठा रखते हुए भारत के हर नागरिक के लिए जमीन देते हैं, हम भारत के संविधान में निष्ठा रखते हुए अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम दान करते हैं। वो अल्लाह के नाम पर क्यों दान करेगा? वो जाहिर है मुसलमान करेगा। इसका मतलब ये कि गैर मुस्लिम वाला क्लॉज भी सिर्फ और सिर्फ उसी लिए आया। और जिस तरह से ये विपक्षी सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं, 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करने के बाद आप नए कानून में नए कानून में, और होना ही चाहिए भाई। जब तक किसी को ऐसे नहीं, और आप जरा सोचिए ना, कहे हमारे घर में आ गया, हमारा मन हो गया, हम चलो सब दान कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम घर में रोज लड़ाई करते हैं,
हम अपनी पत्नी से लड़ाई करते हैं तो हम कहें कि सब हम दान कर देंगे, ऐसे कैसे कर दोगे भाई? और इस तरह की मानवतावादी जो बातें हैं, जो क्लॉज हैं, जो नियम शर्तें जोड़े गए हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का विपक्ष जो ये आग लगाने की कोशिश कर रहा है, जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार राहुल गांधी कहते रहे कि केरोसिन छिड़की हुई है, बस माचिस लगाने की जरूरत है, इस बिल पर डिबेट करते हुए भी विपक्ष वही काम करने की कोशिश कर रहा है। आपको भी ऐसा लगा कि कुछ भड़काऊ बातें हुई हैं आज? सौरभ, लगातार मैं देख रही हूं और मुझे जो लग रहा है कि पूरा विपक्ष मन बना चुका है कि देश में हर शहर में दंगे हो। जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं विपक्ष ने आज, वो ये दिखाता है कि इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको ये मंजूर नहीं है कि कोई भी रिफॉर्म बिल जो देश में आ रहा है, कोई भी जो लेजिस्लेशन हो रही है जिससे किसी भी समुदाय का भला हो, वो ना हो। वो इनकी मिसफॉर्चून है। ये लोग बहुत अनलकी रह चुके हैं कि इनके हाथों से कोई भी शुभ काम नहीं हुआ इस देश में इतने सालों, और इनको अब ये मंजूर नहीं है कि कोई सरकार फाइनली महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोच रहा है। कोई सरकार जो है, जो बोहरा समुदाय है, शिया जो समुदाय है, जितने भी अल्पसंख्यक जो इस्लाम के अंदर है, जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर है, जिनके साथ गलत हुआ है 75 साल, इनको ये मंजूर नहीं कि उनकी कोई बात खड़ी करी। सच्चर कमीशन रिपोर्ट अगर इन्हीं की रिपोर्ट है, वो अगर आपको याद होगा, इन लोगों ने ही वो रिपोर्ट लिखाई और इन लोगों ने बहुत बड़ा एक ये नैरेटिव बनाया कि मुस्लिम समुदाय जो है वो विक्टिम्स है, उनके साथ गलत हुआ है। और अगर फाइनली कोई सरकार उस समुदाय के लिए अच्छा सोचे कि इतनी ज्यादा जमीन, इतनी लाखों एकड़ की जो जमीन है वो 8.72 लाख प्रॉपर्टीज, 9.4 लाख हेक्टेयर प्रॉपर्टीज। तो इतनी जमीन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में ही हम अपने आप को बहुत सोशलिस्ट मानते हैं, ये वही पार्टियां हैं जो अपने आप को क्या कहती है कि वो समाजवादी है, वो सोशलिस्ट है, वो सेक्युलर है, लेकिन जहां तक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है, तो तब ये अपना कम्युनल एंगल ले आते हैं और मुसलमानों को भड़काने में जो आग लगानी है वो लगाते। पर मुझे लगता है मुसलमान जो आज का भारत में है वो समझदार है, इनके भड़काऊ बयानों से उसको कोई असर नहीं होने वाला है। वो भड़कने वाले एक बात आज रविशंकर प्रसाद ने कही, इस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा वक्फ एक रिलीजियस एक्ट है, कोई वक्फ करता है कोई चीज अल्लाह के लिए तो एक रिलीजियस एक्ट है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बॉडी नहीं है। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड एक संपत्ति को मैनेज करने वाली बॉडी है। तो जो ऐतराज इस बात पर हो रहा है ना कि इसमें गैर हिंदू मुसलमानों को भी शामिल किया गया, बल्कि अनिवार्य बना दिया गया है कि 2 मेंबर बोर्ड में और सेंट्रल काउंसिल में वो गैर हिंदू होंगे, उस पर उन्होंने कहा कि और ये सच्चर कमेटी की सिफारिशों में है, गैर मुस्लिम सॉरी, कि ये गैर मुस्लिम लोगों को लाइए वक्फ बोर्ड के। और ये हाईकोर्ट भी बोल चुका है, केरल हाईकोर्ट का एक डिसीजन था, कलकत्ता हाईकोर्ट का एक डिसीजन था, उसमें कहा गया है कि भाई इसका मस्जिद, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग बॉडी है, आप इसको धर्म से मत जोड़िए इस बॉडी को। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज किरण रिजिजू ने पार्टी का पक्ष रखा, जिस तथ्यों के साथ उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी, जिस तथ्यों के साथ उन्होंने बताया कि ये क्यों जरूरी था रिफॉर्म करना, ये नया बिल लेकर आना क्यों जरूरी था, मुझे लग रहा है कि देश को, जनता को सुनना चाहिए। और विपक्ष सिर्फ लोकसभा में नहीं हारेगा, संसद में नहीं हार रहा है, विपक्ष अगर आप देखोगे सड़कों पर भी हार रहा है। बंबई में, भोपाल में मुस्लिम महिलाएं इसके समर्थन में सड़कों पर उतरी है। बंबई में रैली निकली आज मुस्लिम महिलाओं को कि ये वक्फ बिल हमारी महिलाओं के लिए, गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी था। और मुझे लग रहा है कि जो मुट्ठी भर लोगों ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ था वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, इसका पूरा फायदा जो मुस्लिम जो पैसे वाले लोग जिसका उठा रहे थे, जिनके हाथ में सत्ता थी, मुझे लग रहा है कि अभी दूसरे मुस्लिम तबके के पास भी जाएगा, शिया के पास भी जाएगा, सुन्नी के पास भी जाएगा, गरीब महिलाओं के पास जाएगा, जो पिछड़े मुस्लिम है उनको उसका भी फायदा मिलेगा, जो मुस्लिम स्कॉलर है वो भी इसमें शामिल होंगे। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेकर आ रही है, इसके अंदर सब तबकों को शामिल किया गया है। अब यह नहीं है कि वक्फ शिया का बोर्ड होगा तो सिर्फ शिया रहेगा, सुन्नी का बोर्ड होगा तो सिर्फ सुन्नी रहेगा, और कोई एक बड़ा वर्ग ही इसको कंट्रोल करेगा। देखिए ये जो बात विचित्र है और शायद खतरनाक भी है कि विपक्ष के सारे नेताओं ने एक कॉमन बात कही कि इस बिल, ये कानून बनने के बाद जो सरकार बिल लेकर के आई है, इससे देश के अंदर विवाद बढ़ जाएंगे। मतलब धार्मिक इमारतों पर, मतलब या प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमे बढ़ जाएंगे,
लोग वाद विवाद उस पर दायर कर देंगे, जबकि साफ साफ बताया गया किरण रिजिजू की तरफ से कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बिल है। मतलब ये इस बिल की मियाद आज से शुरू होती है, इसका दायरा पीछे है ही नहीं। तो फिर ये कहना कि जो मस्जिदें खड़ी हैं, जो आपके कब्रिस्तान हैं, उन सब पर मुकदमे लोग करना शुरू कर देंगे। नहीं, देखिए वो बात तो सही है, मुख्यमंत्री किरण रिजिजू साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव बिल है। तो यानी जिस तारीख से लागू होगा कानून, तब से उसके बाद के जो मामले आएंगे वो इसकी परिधि में आएंगे, इसके पहले के मामले नहीं आएंगे। अब कोई जाके कुतुब मीनार पे कह दे कि साहब ये वक्फ की जमीन नहीं है, या ताजमहल पे कह दे, जहाँ मस्जिद पे कह दे, तो वो तो बेकार की बात है। एक्सेप्ट जहां मुकदमा पहले से चल रहा हो। जो नहीं चल रहा है वो तो चल, जो कोर्ट में है वो तो कोर्ट में है, वो तो कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा उसकी परिधि में। लेकिन एक बात, जैसे अभी बात आ रही थी कि गैर मुस्लिम क्या वक्फ कर सकता है, ऐसा हालांकि पुरानी बात है, अब आज की जीवन कई हिंदू राजाओं ने मस्जिदों के लिए जमीनें दी हैं या कब्रिस्तानों के लिए जमीनें दी हैं, तो वो वक्फ करके ही दी हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड उनका देखता है। तो इसलिए गैर मुस्लिम भी देते रहे हैं इस तरह से कि भाई वो जो है, भाई शिवाजी ने जैसे मकबरा बनवाया था उसका, अफजल खां का, तो वो वक्फ, तो पहले इस तरह की चीज़ें थी। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो विवाद है वो इसको लेके है कि भाई गैर मुस्लिम कैसे उसमें बोर्ड में रहेगा, वक्फ बोर्ड में, जो विपक्ष की जो आपत्ति है। लेकिन उसको सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो एक्सपर्ट के तौर पर, अब मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है जो लैंडस्केपिंग का, लैंड रेवेन्यू का, उसका, और मुस्लिम नहीं है, उसको ले आई सरकार, तो एक विंडो खोली है सरकार ने। लेकिन ये विंडो, इसका एक ही जरूर है कि फिर ये खुलेगी आगे भी। फिर दूसरे जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, जो हिंदुओं के हैं, सिखों के हैं, एसजीपीसी जैसे है जो गुरुद्वारों का प्रबंध करती है, क्या वहाँ आप नॉन सिख को लाएंगे एक्सपर्ट के नाम पर? तो फिर ये डिबेट आगे जाएगी, और ये डिबेट वही लोग उठाएंगे जो इसके विरोध में है कि गैर मुस्लिम इसमें लाया जाए एक्सपर्ट के नाम पर। सर, एक ट्रस्ट या एक मंदिर, उसकी बात होना, और पूरे देश में लाखों प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट करने वाले बोर्ड की बात होना, दोनों में काफी अंतर है। नहीं, देखिए वो तो आप, वो सरकार का तर्क ठीक है, लेकिन जिनको अब एसजीपीसी पूरे पंजाब में गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है जी, तो वहां भी सवाल उठेगा फिर कि भाई गैर सिख को लाएंगे क्या आप? नहीं लाएंगे, कैसे ला पाएंगे? तो इसी तरह जो तमाम बड़े बड़े हमारे ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके ट्रस्ट हैं, तो क्या तिरुपति का ट्रस्ट हो गया या और ट्रस्ट हो गए, क्योंकि वो भी तो प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं ना, वो रिलीजन वो थोड़ी कर, वो तो पुजारी पूजा करता है। कानून अगर बनता है तो अदालत जाने का रास्ता तो अभी भी खुला है लोगों के पास, जा सकते हैं। अदालत तो कोई भी कानून संसद से पास हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। देखिए, मोटे तौर पर दो उद्देश्य थे इस बिल के। पहला कि जो इसके ड्रकोनियन प्रोविजंस थे, जो आज, लेकिन ये एक बात जरूर है, जितना मैं समझ रहा हूं कि वक्फ को लेकर के, वक्फ की संपत्ति को लेके, उसके उपयोग और दुरुपयोग को लेकर के बहुत सारे विवाद रहे हैं जी, और बहुत इसका दुरुपयोग भी हुआ है, खास करके जो लोग उन बोर्डों में बैठे रहे हैं। राज्यों में अलग अलग बोर्ड होते हैं, स्टेट सरकार गवर्नमेंट, वो ये भी दिलचस्पी है, स्टेट गवर्नमेंट ही वक्फ बोर्ड में चेयरमैन और मेंबर्स बनाती है। वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो सरकार ही बनाएगी, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई वो नहीं बना, वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। लेकिन जो बन जाते हैं वो कैसे दुरुपयोग करते हैं, इसके बहुत सारे मामले हैं। सर, दुरुपयोग, तो अगर इस कानून से उसके दुरुपयोग पे लगाम लगती है तो स्वागत ही होगा। जी हाँ, उद्देश्य दो किस्म के दुरुपयोग। एक तो वक्फ को जो ताकत दे दी गई कि आप दावा भी आप करेंगे, और दावा भी ये नहीं कि मतलब ये फलां व्यक्ति की संपत्ति थी, इसने वक्फ कर दी थी, हमारे पास इसका प्रमाण है, इसलिए ये वक्फ की संपत्ति हो जाती। ऐसे नहीं, आज से 800 साल पहले किसी सुल्तान ने ये गांव दान कर दिया था, वक्फ कर दिया था। आज वो पूरा गांव बना बैठा है, आज वहां मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन वो मंदिर भी वक्फ की जमीन पर बता दिया कि आपने बनाया। 800 साल पुराने ओरल दावे पर, कोई कागज नहीं, ओरल दावा कि वो उसने दान कर दिया था, साहब वक्फ कर दिया था। ऐसी शक्तियां वक्फ बोर्ड को, दावा भी आप करोगे, तय भी आप करोगे कि ये वक्फ है कि नहीं है, मतलब उसका जाकर निर्धारण भी आप ही करेंगे। ये सारे दुरुपयोग बंद करने के लिए ये कड़े जो प्रोविजंस थे उनको हटा दिया गया है इस बिल के अंदर, और वो पावर सरकार को दे दी गई है या सरकारी अफसर को दे दी गई है कि वो जांच करके बताएगा इसमें क्या एतराज हो सकता है किसी को भी। डीएम को दी गई, इसमें आपत्ति क्यों है? सौरभ, विनोद जी का जो पॉइंट है कि इसमें बाकी बॉडीज भी, एसजीपीसी का उदाहरण दिया इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है कि क्या कौन सी रिलीजियस बॉडी है, और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम लैंड और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो कि एसेंशली स्टेट का ही मैटर होता है और होना ही चाहिए। मुझे लगता है
जब तक हम कंफ्यूज करते रहेंगे कि ये बॉडी एसजीपीसी क्या है? श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो गुरुद्वारों का मैनेजमेंट ही देखती है। हाँ, उनकी कि प्रॉपर्टी religious- उनका पूरा मैनेजमेंट देखती है। Religious उनमें जो organi- चंदा आता है उसका सारा प्रबंधन हाँ, तो चंदा की बात अलग है और लैंड और प्रॉपर्टी की बात अलग है। मुझे प्रॉपर्टी लगता भी शामिल है गुरुद्वारों की। हाँ, वो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या उनके रूल्स है, क्या मैंडेट है, और यहाँ पे जो हम बात हो रही है लैंड और प्रॉपर्टी की, ये अलग दो चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होना चाहिए। ये हमारे देश में तो वक्फ भी है, वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ काउंसिल भी है, और उसमें वो कानून बनाए गए, उस पर अमेंडमेंट भी कई बार हुई, सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ पर। वैसे दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक देश हैं। SGPC भी पार्लियामेंट सर, कानून के तहत है। सर, दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक तहत देश है। ऐसे हैं जहां वक्फ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं ना कि वक्फ का मतलब ही क्या, मतलब क्या है? बंद ये वक्फ बोर्ड ही बंद हो जाने चाहिए। भाई एक वक्त तक हमारे देश में कोई वक्फ बोर्ड नहीं था, कोई बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी, कोई ट्राइब्यूनल की व्यवस्था नहीं थी। मतलब मस्जिदों का अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो एक समझ आता है। इनके क्या रिचुअल्स है, इस्लामिक रिचुअल्स, कस्टम जो है वो अलग बॉडी हो, वो अलग समझ आता है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है कि किसने किसको दी, कहाँ पहुंची, कहाँ क्या हुआ, वो एक अलग और वो मामला है। इररिवोकेबल है। एक बार आपने जो दान कर दिया वो हमेशा के लिए हो गया, अब उसका नेचर कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन सर आप उसी कारण रहा ना कि आज 8.5 लाख एकड़ जमीन कैसे आ गई इसके पास? भाई रेलवे और डिफेंस के बाद कहा जा रहा है कि एक संस्था के पास 8.5 लाख एकड़ जमीन आ जाती है और वो उसका हिसाब बताने को तैयार नहीं है, उसका डिजिटलाइजेशन करने को तैयार नहीं है। उसमें गरीब महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, या अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या स्कूल बनवाए, क्या प्लेग्राउंड बनवाए, क्या उनके कम्युनिटी सेंटर या उनके महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम बनवाए, उस जमीन का इस्तेमाल कैसा हो रहा है। आज किरण रिजिजू ने बताया कि भाई 2009 में 165 करोड़ रुपए आ रहे थे, उसके बाद 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी जमीन का अगर बहुत अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, उससे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करी जाएगी, तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी उससे मुझे लगता है उसका बेनिफिट मिलेगा। और जमीन तो देश की है ना, आप समाज के लिए उसका इस्तेमाल करो, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए इस्तेमाल करो। कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। हैदराबाद में ओबीसी का जो फार्म हाउस बनता है वो वक्फ की जमीन पे बनता है। उनके फार्म हाउस जो स्विमिंग पूल बना है वो वक्फ की जमीन पे बना है। ओबीसी के पूरे परिवार के ड्राइवरों का खर्चा जो निकलता है, तनख्वाह, वो वक्फ से आने वाले पैसों से दी जाती है। तो क्या वक्फ हैदराबाद का जो बना हुआ है वो क्या ओबीसी के परिवार के लिए बना हुआ है? क्या इतना बड़ा एकड़ों में जो फार्म हाउस बना के रखा है ओबीसी ने, वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। एक कॉर्नर पे एक ऑफिस बना दिया है कि ऑफिस है वक्फ का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि जो हमारी ओरिजिनल शिकायत है वो ये है कि ये फ्रॉडुलेंट तरीके से या बिल्कुल बेसिर पैर के दावे करके जो इतनी संपत्ति वक्फ की रजिस्टर कर ली गई है, उसको तो ये बिल एड्रेस ही नहीं करता। मतलब राइट विंग वाले भी इससे नाखुश हैं, कई लोग, उनको लगता है कि इसमें इस बिल से बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो कि उसका हल हो सकते थे उस बात का, वो हटा दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड का एक जो सकारात्मक काम जो करवाया मौलाना जमील इलियासी ने, जो उमर इलियासी जी के वालिद से, कि उन्होंने लड़ाई लड़ी कि जितने मस्जिदों के इमाम हैं पूरे देश में, छोटी छोटी मस्जिदों के, उनकी तनख्वाह वक्फ बोर्डों से दी जाए, उनके रिस्पेक्टिव स्टेट से। और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया और 10,000 रुपये उस वक्त उन्होंने किया था कि 10,000 रुपये पर मौलवी वक्फ बोर्ड से ही तनख्वाह दी जाए। तो आप देखते होंगे जो कई राज्यों में जो तनख्वाह मिलती है मौलवियों को, वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट के वक्फ बोर्ड की। तो दिल्ली में तो सरकार देती है। सरकार नहीं देती है, सरकार के थ्रू दिया जाता है, पैसा वक्फ बोर्ड से आता है। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और जमील इलियासी साहब, जो उमर इलियासी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक हैं, उनके वालिद थे ये जमील इलियासी। दूसरा ये जो ट्राइब्यूनल का मामला है, इस बिल में ट्राइब्यूनल के पास पहले असीम शक्तियां थी पिछले बिल के हिसाब से, पिछले कानून के हिसाब से, जो वो तय कर दे वही फाइनल। फिर आप उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, वो भी तब जब हाई कोर्ट आपकी बात को सुनने लायक माने, वरना आप नेचुरली हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वो हाईकोर्ट को तय करना था। लेकिन इस बिल में कह दिया गया है, राइट दे दिया गया है कि आप ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में कोई भी व्यक्ति कभी भी जाकर के चैलेंज कर सकता है। लेकिन फिर वो पूछ रहे हैं ट्राइब्यूनल होना ही क्यों? सिविल कोर्ट का मैटर है, जमीन का मुकदमा है, तो मैं सीधे सिविल कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकता? सौरभ जी, मैं तो अगर मेरे और वक्त के बीच की विवाद है तो सबसे पहला सवाल जो देश में हर किसी के मन में आना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड जैसा कोई और रिलीजियस बोर्ड है? इसका जवाब है नहीं। ये जो इक्वेट किया जाता है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन या तिरुपति तिरुमला या देश का दूसरा कोई मंदिर, तो पहली बात तो तिरुपति तिरुमला पर सरकार का कब्जा है, तो वक्फ पर सरकार को कब्जा कर लेना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक जो धार्मिक रीति रिवाज, नियम, कायदे कानून है, उसको देखता है।
क्या ये जमीन का रियल एस्टेट मैनेजमेंट करने का मामला किसी ट्रिब्यूनल में वहां कोई धार्मिक बहस होती है क्या, कोई रिलीजियस डिबेट होती है क्या? और जो सबसे बड़ी बात है जिसको बार बार भ्रम के तौर पर एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग भी खोजिए, मात्र 14% जमीन है जो मस्जिद वाली है, मात्र 14%, यानी जो 8.25 लाख एकड़ कही जा रही है उसमें इतनी ही है। ये पूरी तरह से भारत की जमीन पर कब्जा करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है जिसको यह बिल भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन आज के कानून के बाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यानी ये बिल जब भी पारित होगा लोकसभा राज्यसभा और जब कानून की शक्ल लेगा, उस दिन के बाद कोई ऐसी बेईमानी नहीं कर सकेगा कल खड़ा होकर दिल्ली वक्फ बोर्ड कह दे संसद तो हमारी है। 123 प्रॉपर्टी यूपीए के शासनकाल में जाते जाते सौंप दी थी। यह सरकार नहीं आई होती, यानी मोदी की सरकार नहीं आई होती, तो वो सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास होती, संसद पर भी दावा होता, हवाई अड्डे पर भी दावा होता, दूसरे भवनों पर भी दावा होता। आप सोचिए जब दिल्ली में यह बेईमानी हो सकती है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड जैसी संस्था भारत में दूसरी नहीं है। किसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या किसी तिरुमला या किसी और मंदिर से इसकी तुलना ये बिल्कुल गलत है। चलिए, अच्छी बात यह कि सारे विषयों पर बहस हुई, सर समय बिल्कुल नहीं है। एक लाइन, शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी धार्मिक रीति रिवाजों का फैसला नहीं करती, वो अकाल तख्त करता है।